नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास नंबर 10 और सब्जेक्ट है हिंदी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन। टेक्स्ट का नाम है यानी कि बुक का नाम है कृतिका। चैप्टर नंबर 5 है यानी कि पार्ट नंबर 5 है, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। और उसी पार्ट में जो सारे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की हम सॉल्यूशन के रूप में, आंसर के रूप में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की। सवाल नंबर 1 देखिए क्या है। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो देखिए उनका आंसर है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम सामने घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना में के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती है। अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। जब जब तक हृदय में अनुभूति न जागे, लेखन करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वह स्वयं भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। अब देखिए सवाल नंबर 2। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो देखिए उनका आंसर है, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। वह उस अस्पताल में भी गया था। आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा था। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने किसी स्थान पर एक बड़े से पत्थर पर एक व्यक्ति उजली छाया देखी, संभवतः विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उन स्थान पर खड़ा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को वाहन बनाकर उड़ा दिया और पत्थर को झुलसा दिया। इस प्रकार जैसे समूची दुर्घटना उस पत्थर पर लिखी हो, इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अब देखिए सवाल नंबर 3.1 देखिए क्या है। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो किसी भी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने की इच्छा और संपादक व प्रकाशक का आग्रह प्रेरित करता है। दूसरा क्या है 3.2 मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि किस रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचना के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने का प्रयास करना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 4। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों उनका आंसर है, कोई आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु इनके साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करता है। ये इस प्रकार देखिए, आर्थिक लाभ की आकांक्षा, सामाजिक परिस्थितियाँ, संपादकों का आग्रह, विशेष पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। अब देखिए सवाल नंबर 5। क्या बाह्य दबाव के लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, और करते तो कैसे? तो देखिए उनका आंसर है, बिल्कुल। ये दबाव किसी भी क्षेत्र के कलाकार को हो, सबको समान रूप से प्रभावित करते हैं। कलाकार अपनी अनुभूति या अपनी खुशी के लिए अवश्य अपनी कला का प्रदर्शन करता है, परंतु उसके क्षेत्र की व्यवस्था एक रचनाकार से अलग नहीं है। जैसे नंबर 1 अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार, इन पर निर्देशक का दबाव रहता है। दूसरा गायक या गायिकाएं, इन पर आयोजकों और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। तीसरा मूर्तिकार, इन पर बनाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं तथा पसंद का दबाव रहता है। नंबर 4 चित्रकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव बना रहता है। अब देखिए सवाल नंबर 6 देखिए क्या है।
हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कर सकते हैं? तो उनका आंसर है, लेखक जापान घूमने गया था तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया ने उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, हम कह सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? देखिए उनका आंसर है, हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है, पर हम मनुष्य द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा रहा है। नंबर 1, विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया। दूसरा, इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं। नंबर 4, विविध कीटनाशकों। नंबर 4 क्या है? विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होता है। नंबर 5, विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ये उसने मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया। हम मनुष्य ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस व साइबर क्राइम को जन्म दे दिया है। नंबर 6, आज हर देश परमाणु अस्त्र को बनाने में लगा हुआ है, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब देखिए सवाल नंबर 8। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो दोस्तों आपको इसमें लिखना है। तो देखिए हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहना है कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है सही है, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना सर्वथा गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते रहते हैं। नंबर 1, विज्ञान के बनाए हथियारों का यथासंभव उपयोग मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। दूसरा, प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए उन अनेक कार्यक्रमों व सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोह में जाकर वह लोगों को बताकर अब हम अपनी भूमिका अदा कर सकें। नंबर 3 क्या है? टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाज उपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। ठीक है, इस प्रकार। तो दोस्तों ये थे हमारे इस पार्ट का सारे प्रश्नों और उनका सॉल्यूशन यानी कि उनका आंसर। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।